लैला और मजनू का आपने नाम सुना होगा। प्रेम के प्रतीक हैं। दमिश्क के एक मदरसे के बीच दोनों में मोहब्बत उपजती है और दुनिया में आज तक उनकी चर्चा, उनकी नजीर पेश होती है। दमिश्क राजधानी है सीरिया की, और सीरिया जो है वहाँ अब एक अलग ही इतिहास लिखा जा रहा। मध्य पूर्व के केंद्र में स्थित एक ऐसा देश जिसकी राजनीतिक स्थिति और घटनाक्रमों का प्रभाव पूरे क्षेत्र और विश्व पर पड़ता है। अब वहां बशर अल असद की सरकार का पतन हो चुका है 14 वर्ष तक चले गृह युद्ध के बाद। यानी 2011 से गृह युद्ध चल रहा था। अब जो है बागियों ने सल्तनत कब्जा ली है। अब क्या एक नए शक्ति संतुलन की और शुरुआत हो चुकी है? परिस्थितियां नए शक्ति संतुलन का इशारा कर रही हैं। आज बात करेंगे फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में इसी पे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। रूस भारत का साथी कहा जाता है और रूस ने बशर अल असद सरकार का प्रमुख सहयोगी बनकर सीरिया के गृह युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। 2015 में रूस ने सीरिया में संघर्ष में सीधे हस्तक्षेप किया और विपक्षी गुटों के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए। यह हस्तक्षेप असद सरकार को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों को वापस दिलाने में मददगार साबित हुआ। यानी कि यह जो खेल 2024 में हुआ है, यह खेल 2015 में ही हो गया होता, लेकिन रूस की भूमिका रही। बड़ी चीज यह है कि यहाँ के जो हुक्मरान भागे हैं उन्हें शरण भी रूस ने ही दी है। और अब जो है वो असद सरकार का पतन हो चुका है। रूस जो है नए नेतृत्व के साथ वार्ता की कोशिश में जुटा है, क्योंकि रूस की दो प्राइमरी प्रॉब्लम्स हैं, दो प्राथमिक चिंताएं हैं। उसमें उसके दो सैन्य ठिकाने हमीमिम एयरबेस और टार्टस नौसैनिक केंद्र यानी टार्टस नेवल बेस जो है उसकी सुरक्षा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भूमध्य सागर है उसमें रूस के रणनीतिक पैर जमे रहे, ये दोनों ठिकाने उसके साधन हैं। अब एक और देश है ईरान। चूंकि ईरान ने असद सरकार का समर्थन किया था और सीरियाई सरकारी सेना को सैन्य सहायता प्रदान की थी, ऐसे में बड़ी चीज ये है कि ईरान ने हिजबुल्लाह के माध्यम से असद विरोधियों को कुचलने में भी मदद की थी। असद सरकार के पतन को ईरान जो है वो अपने प्रभाव के लिए एक बड़ा झटका मान रहा है। चूंकि ईरान के लिए सीरिया, हिजबुल्लाह और लेबनान, इनके साथ संबंध जो है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। और असद का जब पतन हुआ है उसके बाद ईरान की यह कड़ी निश्चित तौर पे कमजोर हुई है। और इस नई परिस्थिति ने ईरान की जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे प्रतिरोध धुरी कहा जाता है, उसको बड़े बड़े पैमाने पे प्रभावित किया है। और साथ ही बात करें दूसरे देशों की तो अमेरिका और अदर वेस्टर्न कंट्रीज, जहां का बॉस अमेरिका है। चूंकि अमेरिका ने सीरिया में विद्रोही गुटों का समर्थन किया और इस्लामिक स्टेट यानी आईएस से लड़ने के लिए कुर्द के नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडीएफ का सहयोग किया था। ऐसे में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने क्लियर किया है कि अब पूर्वी सीरिया में आईएस के खतरे को नियंत्रण करने के लिए अमेरिका की सेना तैनात रहेगी। एक और देश है तुर्की। तुर्की ने सीरिया के विद्रोही गुटों का समर्थन किया जैसा अमेरिका ने किया, और लाखों सीरियाई शरणार्थियों को शरण दी है। चूंकि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन ने असद पर दबाव डाला कि वे संघर्ष का कूटनीतिक समाधान खोजें। असद सरकार के पतन के बाद तुर्की अब सीरिया के शांतिपूर्ण भविष्य को सुनिश्चित करने में मदद की कोशिश कर रहा है। अब इन सब में जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है और भारत में बड़े प्रेम से सुना जाता है, जिसके प्रति एक अलग ही लगाव है, उसका नाम इजराइल है। चूंकि अभी के जो हालात बनते हैं सीरिया में वो इजराइल के लिए सबसे अनुकूल हैं। असद का जैसे ही पतन हुआ उसके बाद इजराइल ने सीरिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए और गोलान हाइट के बफर जोन में अपने सैनिक तैनात कर दिए। इजराइल सीरिया में रासायनिक हथियारों और मिसाइल भंडारों को निशाना बना के उन्हें चरमपंथी गुटों के हाथों में जाने से रोकने का प्रयास कर रहा है। चूंकि बड़ी चीजें ये है कि जिस तरह से हयात तहरीर अल शाम या एचटीएस जिसे कहा जाता है उसका उभार हुआ है,
भविष्य की चुनौतियां क्या होगी, गृह युद्ध के परिणाम क्या होंगे, इस पे भी बात करनी बनती है। क्योंकि एचटीएस जो है वो सीरिया में प्रमुख विद्रोही गुट बन के उभरा है। इसके नेता मोहम्मद अल जुलानी जो है, अबू मोहम्मद अल जुलानी ने सीरिया को एकजुट करने का वादा किया है। हालांकि यह देखना बाकी है कि क्या वो वाकई में ऐसा कर पाएंगे। एचटीएस ने इदलिब में नेशनल सॉल्वेशन गवर्नमेंट नामक शासन स्थापित किया है, जो शरिया कानून के तहत संचालित होता है। अब बड़ी चीज ये है कि आलोचक इसे ये कह रहे हैं कि एचटीएस अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए दमनात्मक यानी दमन का सहारा ले रहा है। और बड़ी चीज ये है कि ये गृह युद्ध और ये सारी चीजें, इसके बाद कई गुट सीरिया में सक्रिय हैं जो अपनी अपनी क्षेत्रीय सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि दक्षिण सीरिया में कबायली मिलिशिया ने असद सरकार को कभी स्वीकार नहीं किया। वहीं पूर्वी सीरिया में आईएस के बचे हुए लड़ाके अब भी खतरा हैं। और उत्तरी हिस्सों में कुर्द समर्थित गुटों का नियंत्रण है। बड़ा सवाल यह है कि अब इस पे संयुक्त राष्ट्र और अन्य जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने सीरिया में स्थिरता लाने के लिए सहयोग की बात तो कही है। चूंकि संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गेयर पेडरसन ने कहा है कि सीरिया में राष्ट्रीय मेल मिलाप को बढ़ावा देना आवश्यक है। लेकिन जैसा हम बता चुके कि चारों दिशाओं में चार गुट हैं, सत्ता कैसे मिले, कौन काबिज हो, किसका प्रभाव बना रहे और किसका प्रभाव बचा रहे, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी चीज ये है, पड़ोसी देश तुर्की, लेबनान और जॉर्डन, वहां सीरिया के लाखों शरणार्थी शरण लिए हुए हैं। तुर्की और लेबनान के लिए एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। और असद सरकार के पतन के बाद जिस तरह से, जिस गति से नए शरणार्थी आने लगे हैं, उसके हिसाब से लेबनान में तो एक अलग ही चिंताजनक माहौल खड़ा हो रहा है। चूंकि अब असद सरकार का पतन हो चुका है और यह न केवल सीरिया बल्कि पूरे मध्य पूर्व के लिए एक अलग निर्णायक मोड़ है। ईरान, रूस, तुर्की और अमेरिका जैसे देशों को अब अपने प्रभाव और हितों को नए सिरे से परिभाषित करना होगा निश्चित तौर पे। और इस शक्ति संतुलन का जो सीधा फायदा हो सकता है वो इजराइल और तुर्की को हो सकता है, जबकि ईरान और हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। बड़ी चीजें ये है कि सत्ता का जो खालीपन है वो एक नई अराजकता न पनपा दे। क्योंकि यदि एचटीएस या अन्य जो 3-4 गुट जिनके बारे में हमने बताया, वो अगर एकाधिकार करते हैं सत्ता पे या संघर्ष करते हैं, तो फिर सीरिया में एक नया संघर्ष शुरू हो जाएगा। क्योंकि सीरिया में बशर अल असद सरकार जो है, उसका पतन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नई दिशा तो दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दिशा किस दिशा में जाएगी। क्या सीरिया स्थिरता और विकास की ओर बढ़ेगा या यह फिर से हिंसा और संघर्ष की ओर लौटेगा? चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बड़ी भूमिका हो जाती है ताकि सीरिया में स्थिरता लाई जा सके और इसे एक नए संघर्ष में धकेलने से बचाया जा सके। बड़ी चीजें हैं, भारत इसमें क्या भूमिका निभाएगा, देखने वाली बनती है। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं और फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।